हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम करने वाले हैं गवर्नर के बारे में। और सिर्फ गवर्नर के ही नहीं, सीएम के बारे में भी देख लेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, इन सब के बारे में देख लेंगे। यानी कि स्टेट के रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं या फिर वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या फिर मिनिस्टर्स जो हैं, उनके बारे में A to Z नॉलेज आज के सेशन में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए कि प्रेसिडेंट होता है वो पूरे देश के हेड होते हैं। ऐसे ही अगर एक स्टेट के हेड बोलेंगे तो अगर कानूनी तौर पे देखेंगे, लीगली रिकॉग्नाइज्ड हेड देखेंगे, जिसको हम डी ज्यूर भी बोल देते हैं, तो लीगली एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो गवर्नर होते हैं एक स्टेट के। और इनकी पोजीशन बिल्कुल वही है जैसे प्रेसिडेंट की सेंटर में होती है, इनकी स्टेट में होती है, सेम ऐसे ही है। और पावर्स भी आप देखिए लगभग सेम सी रहेंगी, सारा स्ट्रक्चर आपको सेम से ही देखने को मिलेगा। और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं भारत के। और टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर आपको कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करनी पड़ती हैं कि आप सिटीजन होने चाहिए भारत के, 35 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। जी हाँ, 35 साल के होने चाहिए, इससे कम नहीं। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसमें आपको अच्छी खासी मोटी कमाई हो रखी हो या फिर कहीं से आपको बेनिफिट मिल रहा हो, कोई गवर्नमेंट की ऐसी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। लाइक द प्रेसिडेंट, द गवर्नर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड अ नंबर ऑफ इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस। अब इम्यूनिटी और प्रिविलेज का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई क्राइम भी कर दिया है तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती है डायरेक्टली, जब तक कि आप गवर्नर बने हुए हैं। उसके बाद हो सकती हैं, लेकिन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप गवर्नर बने हुए हैं, चाहे आप खुद ही पर्सनल लेवल पे कोई ऑफेंस क्यों ना कर दें। द ओथ जो होती है, इनको एडमिनिस्टर कौन करवाता है, यानी कि इनको कसम कौन दिलवाता है, तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग स्टेट हाई कोर्ट बोलेंगे, है ना, स्टेट की हाई कोर्ट के, ना कि इंडिया के। ध्यान रखना, अगर वो नहीं है उस टाइम पे एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे कोर्ट के स्टेट की, है ना, वो इनको ओथ दिलवाएंगे। फिर जो गवर्नर है वो होल्ड करते हैं ऑफिस को, यानी कि उनकी टर्म जो है वो 5 साल की है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस। और इसके अलावा अगर हम एग्जैक्टली देखें तो जो गवर्नर है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के उस पे है, यानी कि रहमो करम पे है, किसके? प्रेसिडेंट के। और ये जो अपना रेजिग्नेशन भी है किसको देंगे? प्रेसिडेंट को ही देंगे। इसके अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट लेवल की है, तो उसके अंदर ये गवर्नर के नाम पे होते हैं। जैसे हमने बोला था ना कि वहां प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं सेंटर में, कि जो भी काम हो रहा है ये तो जी प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा है। सिंपल सी बात है, यहां किसके नाम पे होगा? गवर्नर के नाम पे। लेकिन करेंगे कौन? वो करेंगे चीफ मिनिस्टर। और इनको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर साहब करेंगे। अपॉइंट करने का मतलब होता है कसम कुसम खिलाना, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये तो इलेक्शन के थ्रू आते हैं। सिंपल बात तो ये है। दे ऑल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, यानी कि ये जो है चीफ मिनिस्टर वगैरह, ये भी जो है गवर्नर के प्लेजर से, गवर्नर के रहमो करम से ही यहाँ पे रहते हैं। ये एक लिखने की भाषा होती है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन मत ले लेना। अब आपको देखिए अटॉर्नी जनरल का पता होगा, जैसे मैं बोला था कि अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे भी। तो एडवोकेट जनरल होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करते हैं? उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो स्टेट, वो पूरे भारत के अंदर यानी कि यूनियन के अंदर सबसे टॉप पोजीशन के लॉ के हेड होते हैं, यानी सबसे बड़ी लॉ अथॉरिटी कौन है? अटॉर्नी जनरल। वैसे ही स्टेट के अंदर सबसे बड़ी लॉ अथॉरिटी कौन है? एडवोकेट जनरल, जिनको की कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ही करते हैं। और ये किसके रामोगर पे रहते हैं? किसके प्लेजर में रहते हैं? गवर्नर के में, है ना। गवर्नर जब चाहे इनको निकाल ले, जब चाहे रख ले। और इनको जो रेम्यूनरेशन देना है यानी कि सैलरी वगैरह देनी है, वो भी गवर्नर ही डिसाइड करते हैं। ऐसे अटॉर्नी जनरल है जो, उनकी सैलरी वगैरह भी कहीं पे भी फिक्स नहीं है भारत के अंदर, वो भी कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट खुद करेंगे। ही अपॉइंट्स, यानी गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी। लेकिन अगर हटाने की बात होगी तो उनको ये डायरेक्टली ऐसे नहीं हटा सकते। वो जो है पूरे का पूरा प्रोसीजर कौन सा है? एक जज को हटाने का होगा, एक हाई कोर्ट के जज को अगर हटाना हो तो वही सेम प्रोसीजर हमें स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए यूज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि जो गवर्नर है अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आपने सुना होगा यूपीएससी, है ना, वैसे ही एसपीएससी होता है जो स्टेट के अंदर होता है। उसके जो चेयरमैन या मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट गवर्नर करते हैं। हाउएवर जो वो लोग हैं उनको रिमूव कोई गवर्नर नहीं कर सकते हैं, उनको रिमूव केवल और केवल प्रेसिडेंट ही भारत के कर सकते हैं। और एक गवर्नर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है स्टेट के लेजिस्लेचर के। ध्यान देना, जैसे प्रेसिडेंट किसके होते हैं? पार्ट पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, है ना। तो वो क्या होगी? सेंटर की लेजिस्लेचर होगी। ऐसी एक स्टेट की लेजिस्लेचर है जो, उसके इंटीग्रल पार्ट कौन है? गवर्नर है। ही कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि ये कभी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
को बुला सकते हैं या फिर कभी भी स्थगित कर सकते हैं, इनके हाथ में ये सारे के सारे, या कभी भी डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ही नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को ये नॉमिनेट करते हैं। जैसे उसमें हमने क्या देखा था कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कितने लोग को नॉमिनेट करते हैं, हमने उसके अंदर भी देखा था कि लोकसभा के अंदर वो 2 को करते हैं। यहाँ पे ये कितने को करते हैं, 1/6 को करते हैं, 1/6 को, ठीक है। और ही कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है ही नहीं है, तो एक मेंबर लेना है, तो कहाँ से लेंगे फिर ये रिप्लेस हो गई अब किससे, SC के मेंबर से, तो एक कोई SC मेंबर को ले लेंगे। फिर गवर्नर कैन विद होल्ड द असेंट ऑफ द बिल्स, यानी कि कोई भी बिल गवर्नर के पास आता है तो वो गवर्नर उसको होल्ड कर सकता है अगर वो मनी बिल नहीं है। वैसे वो मनी बिल को भी होल्ड कर सकता है ये बोल के कि मैं इस बिल को आगे प्रेसिडेंट की सहमति के लिए भेजना चाहता हूं, उनके एग्रीमेंट के लिए भेजना चाहता हूं, और बाद में फिर उसको पास कर सकते हैं। ये एक कंडीशन है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो विद होल्ड नहीं कर सकता, उनको साइन करने ही पड़ते हैं उसके ऊपर, ठीक है। एंड इवन रिजर्व द बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट, ये मैंने बता ही दिया आपको। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, अब इनके पास भी ऑर्डिनेंस पावर है, कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है, एक तरह से कानून नहीं होता, वो केवल एक आदेश है। जैसे राजा ने आदेश दे दिया कि मित्रों आज रात से ये हो गया है ना, तो वो हो गया तो मतलब हो गया, मुंह से बोल दिया, एक आदेश दे दिया। लेकिन वहीं पे अगर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है वो पास कर देते हैं पूरा, और वो फिर क्या बन जाता है, वो एक कानून बन जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि ये 6 वीक के अंदर अंदर जब भी असेंबली मिलेगी, वो 6 वीक के अंदर अंदर री असेंबली में उनको अप्रूव करना पड़ेगा ये, तब जाके ये क्या है, एक लॉ बनता है। ही कैन विड्रॉ द ऑर्डिनेंस ऑल्सो, ये अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं, किसके तहत, आर्टिकल 213 के तहत। जो मनी बिल है दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशंस, यानी कि मनी बिल जो है वो गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन से ही जो है इंट्रोड्यूस होता है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। आगे देखिए कि इनको ये पावर भी है कि ये पार्डन दे सकते हैं, ये माफी दे सकते हैं किनको, जैसे कोई मान लीजिए कि लॉ के अंदर कोई ऑफेंस कर दे या कोई ऐसा क्राइम कर दे, लेकिन ये फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते, उसके अलावा जो है उससे छोटी सजाएं हैं उनमें ये माफी दे सकते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव पावर इनका एक और है कि एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड, यानी कि ये किस आर्टिकल के तहत है, 161 आर्टिकल के तहत है। ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, अगर देखिए अपॉइंटमेंट करनी होती है स्टेट के हाई कोर्ट जज की, तो प्रेसिडेंट साहब आकर क्या करेंगे, गवर्नर से पहले अपनी बातचीत करेंगे, कंसल्ट करेंगे कि भैया किसको बनाना चाहिए। तो गवर्नर अगर किसी का नाम रिकमेंड कर दें स्टेट हाई कोर्ट के जज के लिए, तो फिर उनका नाम प्रेसिडेंट मोहर लगा देते हैं उनके नाम पे, और क्या, बात खत्म। ये है आर्टिकल इंपॉर्टेंट गवर्नर के लिए। जैसे आर्टिकल 153 है तो गवर्नर एक स्टेट का होना चाहिए, इसका मतलब है। 154 का मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए गवर्नर की। 155 का मतलब गवर्नर की अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। 156 का मतलब कि टर्म कितनी देर की होनी चाहिए, अभी तो हम पढ़ के आ रहे हैं ना, सब कुछ वही है। आर्टिकल 157 है कि क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब बता दिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही, बस आर्टिकल्स अभी बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 158 में कि कंडीशन फॉर गवर्नर ऑफिस, जैसे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह नहीं होना चाहिए ना, वो सब बताया था, वही है। आर्टिकल 159 में क्या कि गवर्नर की ओथ और एफर्मेशन पे है। आर्टिकल 161 पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स, अभी तो बताया ना, ये थोड़ी देर पहले तो बताया, आर्टिकल 161। फिर आर्टिकल 163 है एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को जो एडवाइस देते हैं, एड देते हैं, वो 163 में लिखी हुई है। 165 में लिखा हुआ है एडवोकेट जनरल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, इनका जो है आर्टिकल अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये एडवोकेट जनरल का 165 नंबर आर्टिकल है, ये याद रखना। अटॉर्नी जनरल का भी थोड़ी देर में कर लेंगे। पिछली बार फाइनेंस कमीशन का भी पूछा गया था, ऐसे इलेक्शन कमीशन का भी पूछा जा सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आर्टिकल बार बार पूछे जा रहे हैं तो आप रट लीजिए इनके। आर्टिकल 200 जो है असेंट टू बिल्स है, ठीक है, जो गवर्नर है बिल पास करते हैं उसके ऊपर अपनी असेंट देते हैं। फिर आर्टिकल 201 है जो बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर गवर्नर अपने पास ही उस बिल को रख ले और बोले अभी मैं पास नहीं करूंगा, पहले प्रेसिडेंट साहब को भेजूंगा, वो इसको देखेंगे कि सही है कि नहीं है, तो उसके बाद ही हम इसको पास करेंगे। आर्टिकल 213 में गवर्नर की पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, इसके तहत अध्यादेश दिए जा सकते हैं गवर्नर के द्वारा। फिर 217 नंबर पे है कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। क्या आपने ध्यान दिया कि शुरू से लेके अंत तक जो भी आर्टिकल्स हैं इनके बारे में हम
ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस फर्क इतना सा है कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया वो कहानी की फॉर्म में पढ़ाया, अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा तो ये आर्टिकल की फॉर्म में पढ़ लिया। दो तरीके से मैंने अभी आपको सारी की सारी बात को समझा दिया है। आइए, ये भी वही है, आर्टिकल ही लिखे हो, सेम वही आर्टिकल, एक बस डिफरेंट स्लाइड बना के लिखे हो और कुछ नहीं है। आइए अब चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, क्योंकि स्टेट के अंदर हम सारे के सारे लोग को देखेंगे। चीफ मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। देखिए, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड है, वो डी ज्यूर है। डी ज्यूर मतलब कि जो लीगली बस बोला जा रहा है, लेकिन एकदम नाम की कह सकते हैं, लेकिन असली में रियल एग्जीक्यूटिव होता है डी फैक्टो। असली में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम इन द स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है दो तरह की होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो राज्यसभा की तरह होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो लोकसभा की तरह हो गई। और लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह पे है भी नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स हैं, टोटल स्ट्रेंथ है उसका जो 15% है उतना नंबर ही होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इंक्लूडिंग सीएम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें और भी कंडीशन है कि 12 से कम भी नहीं हो सकते, यानी कि मिनिस्टर्स जितने भी हैं सीएम को मिला के या तो 12 से ज्यादा होंगे और कम किससे होंगे वो भी यहाँ पे लिख दे, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये हमें किस जगह पे देखने को मिलता है? 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत इसको देखने को मिलता है। फिर एक मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो इसमें क्या है कि ये बताया गया है कि डिस्क्वालीफाई कब होते हैं ये लोग, सीएम का या फिर मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर का डिस्क्वालिफिकेशन तब होता है जब इनको डिफेक्शन के तौर पे देख लिया जाए। डिफेक्शन मतलब दल बदलू, ये मैं पहले भी बता के आ रहा हूं कि अगर ये बार बार दल बदलते रहते हैं इससे क्या होता है, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती थी। तो अब क्या कर दिया गया, इसमें बोला गया कि भैया अगर तुम दल बदलोगे तो तुम्हें अपनी पोस्ट को भी त्यागना पड़ेगा। ये मत सोचो कि दल बदल के जा रहे हो दूसरी तरफ तो वहां पे अपनी पोस्ट को भी कैरी फॉरवर्ड करोगे, वो नहीं हो सकता है। और अगर इस चक्कर में ये फंसे हुए हैं या फिर इंसॉल्वेंसी के चक्कर में फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ भी है तो फिर ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 भी यही बोलता है हमें। अब हम बात करते हैं स्टेट के लेजिस्लेचर की। ठीक है, अब स्टेट में मैंने क्या बताया आपको, जो स्टेट है यहां पे दो तरह की चीज होती है स्टेट के लेजिस्लेचर, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल जो है एक तरह से राज्यसभा के तौर पे समझ लीजिए स्टेट के अंदर, ये हर जगह पे नहीं है, केवल 6 जगह में है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट के पास है। पहले ये 7 जगह पे हुआ करती थी, लेकिन अब 7 जगह पे नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ 6 जगह पे है। यहाँ पे देखिए 7 स्टेट लिखा है, 7 नहीं आएगा 6 आएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब एबोलिशन हुई आर्टिकल 370 की है ना, J&K में 370 आर्टिकल एबोलिश हुआ, तो उसके साथ ही क्या एक चीज की गई कि वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी डिसॉल्व कर दिया हमेशा के लिए, और सिर्फ वहां पे अब लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, काउंसिल खत्म कर दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक अपडेटेड क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो भूल के भी गलत मत कर देना। 6 स्टेट ऐसी हैं जिनके अंदर बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। बाई कैमरल का मतलब होता है जहां पे दोनों हो, बाई मतलब दो, और यूनिकैमरल मतलब होता है एक, कि जहां पे केवल एक ही होगी लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जगह पे सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल ही हो, ये नहीं हो सकता, असेंबली होना जरूरी है। ठीक है, काउंसिल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केवल 6 ऐसी स्टेट्स हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार एंड कर्नाटका, जहां पे बाई कैमरल स्ट्रक्चर, यानी कि जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको विधान परिषद भी बोला जाता है और इसको अपर हाउस बोला जाता है, जैसे कि राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, वही चीज मैंने यहाँ पे भी बताई है। ऐसी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है स्टेट के अंदर, इसको विधानसभा बोला जाता है, इट इज जस्ट लाइक द लोकसभा, है ना। और इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है। लोअर हाउस इसीलिए जहां पे लोगों का आवाजाही है, सीधा सीधा लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर दिल्ली और पुडुचेरी ही केवल 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे क्या है, हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब समझना कि किसी भी यूटी के अंदर ना तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो रही होती है ना लेजिस्लेटिव असेंबली हो रही होती है, यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर का राज होता है। प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को वहां पे अपॉइंट कर देते हैं सीधा सीधा। लेकिन कुछ 2 स्टेट्स ऐसी हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। समझ गए इस चीज को, इसीलिए हम बोलते थे कि ये जो है स्टेट्स दोनों की दोनों प्रेसिडेंट की इलेक्शन में भी पार्ट लेती हैं, बट इंपीचमेंट में नहीं लेती हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। और कंपोजिशन ऑफ बोथ ऑफ दिस इज नोन एज स्टेट लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कंसिस्ट होते हैं द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि
असेंबली के अंदर मैंने अभी क्या बताया कि जो असेंबली है ये हर जगह पे होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र का राज है, यहाँ पे लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि ये लोगों की इलेक्शंस की वजह से आ रहे हैं जहाँ पे लोग डायरेक्टली वोट कर सकते हैं, तो ये हर जगह पे होगी। वही यहाँ पे बताया गया कि जहाँ पे लोग वोट करते हैं, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे ये बनाई गई है। इसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स की है 500 और मिनिमम कम से कम 60 हो सकती है इसके अंदर, ठीक है भाई, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्टेट, तो वही सब है इसके अंदर। हाउएवर इन केस ऑफ सिक्किम इट इज 32, गोवा में और मिजोरम में ये 40 है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी स्टेट्स हैं, इस वजह से यहाँ पे 60 से भी कम देखने को मिलती है। नहीं हो सकती भैया, जबरदस्ती थोड़ी करेंगे वहाँ पे, कितनी एक जब एरिया ही छोटा है तो कितनी वहाँ पे इसको डिवीजन कर करके और बड़ा करते जाएंगे, जबरदस्ती करने को सेंस भी नहीं बैठता है। फिर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये तो हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें लोग सीधा सीधा वोट करेंगे, लेकिन जो जैसे राज्यसभा में कैसे होता है, लेजिस्लेटिव जो लोग हैं अलग अलग तरह के लेजिस्लेटिव आपके असेंबलीज वाले या फिर वहाँ के जो बाकी के मेंबर्स हैं बाकी स्टेट्स के, वो सब लोग जो हैं वहाँ पे नॉमिनेटेड लोग हैं या इलेक्टेड लोग हैं, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, ठीक है। एक तरह से वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट, लोग नहीं है वहाँ पे, इनडायरेक्टली हो रहा है वो सारे के सारे, ऐसे यहाँ भी इनडायरेक्टली होता है। फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो इसकी है लेजिस्लेटिव काउंसिल की है, ये फिक्स की गई है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग असेंबली। यानी असेंबली की जैसे मान लीजिए कि अगर वहाँ पे 60 स्ट्रेंथ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, यानी 20 लोग यहाँ पे रहेंगे। अगर यहाँ पे 500 है तो उसका 1/3 कर लीजिए, होल नंबर ले लीजिएगा, तो उतनी यहाँ पे रहेगी। सिंपल सी बात ये है। बट एक एक्सेप्शन किसके लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए, वहाँ पे 36 मेंबर्स भी हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 36 मेंबर्स है, जबकि इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ को हमने कितना रखा हुआ है, 40 रखा हुआ है। अब आप देखिए अगर यहाँ पे 60 हो, यहाँ पे मिनिमम पे हो, तो 1/3 के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ये रूल कर दिया कि इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ जो है 40 रहेगी, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे इसका 1/3 करने का। वो 1/3 इसलिए किया गया कि 500 हो जाए मान लो यहाँ पे, तो फिर 1/3 करेंगे ताकि दोनों तरफ से एक कैप क्रिएट की जाए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इसका उल्टा, वहाँ पे 36 थी, लेकिन अब क्योंकि वहाँ की डिसॉल्व हो गई है आर्टिकल 370 के कारण, तो जम्मू एंड कश्मीर की रही ही नहीं, तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शंस की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला था अभी आपको कि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं एक तरह से, यही मैं बता के आ रहा हूं। तो इसके अंदर क्या है, 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज इन द स्टेट्स सच एज म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, इनसे 1/3 सिलेक्ट किए जाते हैं। फिर 1/12 भाग जो है कहां से इलेक्ट किया जाता है, जो ग्रेजुएट्स हैं 3 ईयर स्टैंडिंग, ये एक फ्रेज है 3 ईयर स्टैंडिंग का मतलब है जो इस स्टेट के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, विद इन द स्टेट रह रहे हैं, लेकिन 3 साल से ग्रेजुएट हो चुके हैं, यानी ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब उनको 3 साल भी हो चुके हैं ग्रेजुएट हुए को, वो लोगों का कितना प्रोपोर्शन 1/12 इलेक्ट किया जाता है। फिर 1/12 किनका लिया जाता है, उन टीचर्स का जो स्टेट में ऑलरेडी रह रहे हैं और 3 साल का उनको एक्सपीरियंस है। 3 ईयर स्टैंडिंग का मतलब सीधा सीधा होता है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना, सिंपल, ठीक है। और किस स्कूल का, सेकेंडरी स्कूल का एक्सपीरियंस। फिर 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंगस्ट द पर्संस हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द असेंबली। जो 1/3 है वो वहां से सिलेक्ट होते हैं जो लोग असेंबली का पार्ट है ही नहीं है उनका, ठीक है। जो बचे हुए हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम अमंगस्ट द पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज। जैसे वहां पे प्रेसिडेंट करते थे, नॉमिनेट करते थे 12 लोगों को, है ना, वैसे ही यहाँ पे भी ये नॉमिनेट करते हैं गवर्नर साहब, लेकिन कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जिन्होंने किसी ने किसी फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रखा है तो उनको करेंगे। दस 5/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स of legislative council is indirectly elected and 1/6 are nominated by the governor। देखिए 5/6 तो है ये इलेक्ट हो रहे हैं और जो बचे हुए 1/6 हैं, ठीक है, सिंपल सी बात, ये जो रिमेनिंग लिख दिया, रिमाइंडर का क्या मतलब है यहाँ, ये है 1/6 भाग और यहाँ पे ये सबका भाग मिला के कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है, सबका ऊपर से लेके नीचे तक। तो 1/6 को गवर्नर नॉमिनेट कर रहे हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा सीधा है कि सबकी वोटिंग कराई जाएगी, फिर देखा जाएगा दूसरी पार्टी के हिसाब से आपकी पार्टी को कितनी वोट मिले, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कई लोग वोट ही ना दे, है ना, तो इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सामने के कंपैरिजन में आपकी कितनी हो रही है। यहाँ पे मेजोरिटी वगैरह नहीं देख रहे, सीधा सीधा देख रहे हैं आपके पास कितनी आ रही है वोट्स, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के इस आधार पे इसके अंदर इलेक्शंस होते हैं। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं दोनों हाउसेस की, तो एनालोगस टू लोकसभा, यानी लोकसभा के ही अकॉर्डिंग यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके अंदर
ये परमानेंट चैम्बर तो है नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसे लोकसभा नहीं है परमानेंट चैम्बर, ऐसे ये भी नहीं, यानी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। और इसकी मैक्सिमम लिमिट कब तक की टेन्योर की? 5 साल है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्शन होंगे, तब तक के लिए ये डिसॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम एनालोगस टू राज्यसभा देखें, एनालोगस का मतलब है कि जो जिसके जैसा होता है ना। तो राज्यसभा की जैसी कौन है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, यहाँ पे परमानेंट बॉडी है ये, ठीक है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये कभी भी डिसोल्यूट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां पे भी क्या 1/3 मेंबर्स हैं जो हमेशा रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे अगले आ जाते हैं, और ये प्रोसेस होती है हर 2 साल के बाद। ये मैं अपने राज्यसभा वाली सेशन के अंदर ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि 1/3 जाएंगे तो अगले 1/3 आ जाएंगे, फिर पिछले 1/3 जाएंगे तो अगले 1/3 आ जाएंगे। इसलिए ये कंटिन्यूसली में चलता रहता है, ठीक है, कभी भी रुकने वाली प्रोसेस नहीं, इसीलिए परमानेंट हाउस है। फिर आगे हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी चूजन एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर किसी को स्टेट के लेजिस्लेचर में आना है, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसको क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगे? वो सिटीजन होना चाहिए भारत का, और उसकी एज जो है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 30 साल होनी चाहिए या उससे ऊपर, इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम देखें लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो कि लोकसभा की इक्विवेलेंट है, तो वहां 25 साल से ऊपर होना चाहिए उसकी एज, ठीक है भाई। ही शुड नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी एज पर द प्रोविजंस ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1951 के तहत वो गिल्टी नहीं होना चाहिए पर्सन, सिंपल सी बात है। और एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर फॉलो होना चाहिए 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। डिफेक्शन क्या होता है? दल बदलू नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई केस उस पर नहीं चलना चाहिए। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का मतलब तो बेवड़ा नहीं होना चाहिए, दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए या हिला हुआ नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या है कि इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कर्जदार नहीं होना चाहिए या बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। तो वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का के अंदर इलेक्ट होने के काबिल है, बस सिंपल सी बात ये है। अब बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें क्या है, ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज इट्स ओन प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जैसे वहां पे क्या होता था, लोकसभा के स्पीकर होते थे, डेप्यूटी स्पीकर होते थे, वो सब है ना, वाइस प्रेसिडेंट देखे हमने राज्यसभा में। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, देयर इज ए स्पीकर एंड ए डेप्यूटी स्पीकर फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये ध्यान रखना, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए है। ए पैनल ऑफ चेयरमैन फॉर द असेंबली एंड ए पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन फॉर द काउंसिल आर ऑल्सो अपॉइंटेड। जो स्पीकर है इसके अंदर वो इलेक्ट होते हैं बाय असेंबली। असेंबली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली अपने स्पीकर को इलेक्ट करती है, जैसे लोकसभा में स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि एनालोगस है किसके? लोकसभा के। यहां भी क्या होता है, स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है यहीं के किसी मेंबर से। लाइक द स्पीकर, द डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द असेंबली। वही मैंने बताया आपको, है ना। ही इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ द स्पीकर हैज टेकन प्लेस। चलिए, तो यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर जो है स्पीकर की तरह ही उनको भी अपॉइंट किया जाता है, और जब स्पीकर अपॉइंट हो गया उसके बाद जो है डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। सिंपल सी बात ये है। द चेयरमैन इज इलेक्टेड द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंग स्टेट्स मेंबर। ठीक है, जो चेयरमैन है वो भी इसी काउंसिल के अंदर से एक मेंबर को बनाया जाता है। और ऐसे ही देखें तो स्पीकर की बात करें, स्पीकर डिसाइड्स वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन ऑन द क्वेश्चन इज फाइनल। ये हमने देखा था लोकसभा के स्पीकर के अकॉर्डिंग भी, कि वहां भी वो मनी बिल है कि नहीं ये डिसाइड कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। और यहाँ भी सेम वही केस है कि स्टेट के अंदर भी मनी बिल जो होगा उसको स्पीकर ही देखेंगे, लेकिन स्टेट असेंबली के देखेंगे, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के देखेंगे। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ लेजिस्लेचर कैन नॉट बी मोर देन 6 months। देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे उसमें हमने देखा था 3 सेशंस होते हैं, ऐसे यहाँ भी सेशंस होते हैं। तो 2 सेशंस के बीच में जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर की गैप जो है 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड द स्टेट लेजिस्लेटर शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। कम से कम ये 2 बार तो मिले। जैसे हमने देखा कि जो सेंटर वाले हैं वो 3 बार कम से कम मिलते हैं, 3 सेशन होते हैं, BMW याद होगा ना। ऐसी यहाँ पे क्या है कि केवल ये जरूरी नहीं कि 3 बार मिले, पर कम से कम 2 बार तो साल के अंदर जरूर मिले आपस में। एक टर्म है क्वोरम। क्वोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। बिना 1/10 मेंबर्स के, ये देखिए लगभग बोलता है 10 और 1/10 एक तरह से बोले, इधर 10 या तो 10 मेंबर हो वहां पे, या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर हो। टोटल उसकी कैपेसिटी के 1/10 मेंबर हो। अगर इतने मेंबर हैं तभी जो है कोई बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शंस की जा सकती है, उसको बोलते हैं क्वोरम इसके अंदर। ठीक है, चलिए और इसके आगे देखते हैं। In addition to the members of a house, every minister and the advocate general of the state have the right to speak and take part in the proceeding। यानी कि सिंपल सी बात है, हर मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल जो है
वो इसके अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं असेंबली के अंदर उसके अंदर पार्ट ले सकते हैं। अब जो एडवोकेट साहब हैं, एडवोकेट जनरल साहब, इनको क्योंकि ये एक नॉमिनेटेड सदस्य हैं, ये कोई इलेक्शन जीत के यहाँ पे नहीं आए हैं, इनको केवल और केवल गवर्नर ने रखा हुआ है, तो ये वोट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, जबकि ये दोनों हाउसेज में जा सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वही वाली बात है जैसे अटॉर्नी जनरल है। जो मनी बिल है दैट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको जैसे राज्यसभा हो गया अपर हाउस, ऐसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अपर हाउस है, तो यहाँ पे कभी भी मनी बिल को नहीं भेजा जाता है, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। मनी बिल को हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली में ही किया जाता है, यानी कि जो लोगों द्वारा बनाई गई है, जैसे लोकसभा होगी उसी का एनालोगस क्या होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहां पे इसको भेजा जाता है। ठीक है, और ये किसकी रिकमेंडेशन से भेजा जाता है, ये गवर्नर की रिकमेंडेशन से भेजा जाता है। एवरी सच बिल इज कंसीडर्ड टू बी ए गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर। ठीक है, चलिए, आई थिंक कि ये स्टेट लेजिस्लेचर का हमने एक एक चीज को कवर कर लिया है। बहुत मैंने कोशिश की है कि आपको ना इधर जाने दूं ना उधर जाने दूं, कलरफुल नोट्स हमने बना रखे हैं, एक एक चीज जो लिख रखी है काम की। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको हमारे एफर्ट जेन्युइन लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि भैया दम है, हम लोगों ने सब कुछ पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड कर रखा है, चाहे वो मॉक्स की फॉर्म में हो, चाहे वो पीडीएफ की फॉर्म में हो, क्लास नोट्स की फॉर्म में हो, या फिर वीडियोस की फॉर्म में हो, हमने आपको दमदार कंटेंट दे रखा है, तो भाई हमारी ऐप है जीवी कक्षा ऐप, वहां पे जाके 5 तारा रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग जरूर देना और अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर शेयर करना। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो पीडीएफ कोर्स है, आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। हमारे जो पेड कोर्सेज वाला सेक्शन है, वहां जाके जब ऐप के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप वो पीडीएफ कोर्स भी आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वो तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा ही, तो आप चाहें तो उसको जाके वहां से ले सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।